हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना बीपीएससी 114 का यूनिट 9, जहाँ पे हम राम मनोहर लोहिया के बारे में जानने वाले हैं। तो इनमें से कौन सा आपके राम मनोहर लोहिया? तो ये आपको लास्ट में दिख रहे होंगे जवाहरलाल नेहरू के साइड में। अरे यार, कहाँ पे गए पेन? ये रहे हमारे कौन, राम मनोहर लोहिया जी। ठीक है, ये हमारे कौन है, राम मनोहर लोहिया जी। तो आज इनको जानने वाले हैं। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। तो कौन-कौन से टॉपिक होने वाले हैं? पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मतलब इनके बारे में जानेंगे। देन उसके बाद रीडिफाइन ऑफ सोशलिज्म, इन्होंने सोशलिज्म को क्या करा है, रीडिफाइन करा है। तो इनके अकॉर्डिंग सोशलिज्म कैसा होता है वो देखने वाले हैं, और कहीं ना कहीं फेवर करते हैं सोशलिस्ट डेमोक्रेसी को, इसको देखने वाले हैं। मैंने अभी ये पीपीटी बनाई है, और इस पीपीटी को बनाने से पहले ना मैं 3 घंटे सो के आई हूँ। और अभी भी यार मेरी आंखें बंद पड़ी है, मतलब जबरदस्ती खोल रखी है बस मैंने आंखें। बहुत तेज नींद आ रहा है यार मेरे को, आज पता नहीं क्या हो रहा है। यार 3 घंटे सोई हूँ ना, उसमें भी कोई 5-6 बार तो मैं उठ के बैठ गई। बेड से उठ के बैठ गई, फिर दोबारा सो गई। उस बेड से उठ के दूसरे कोने में चली गई, वहां सो गई। यहाँ उठ के ऊपर चली गई, फिर सो गई। यार इतना नींद आ रहा है आज, पता नहीं कोई स्लीपिंग डे है क्या आज। और अभी भी नींद ही आ रहा है मेरे को। आंखें 5 बार मैं मुंह धो के आ गई हूँ, लेकिन फिर भी यार आंखें नहीं खुल रही है। मैंने सो सो के मैंने पीपीटी बनाई है, और अभी भी नींद आ रही है। कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे आंखें खोलने की और बोलने की। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो राम मनोहर लोहिया, जिनका जन्म कब हुआ था, 1910 के अंदर हुआ था, और इनकी डेथ 1967 के अंदर हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं किसके, हमारे इंडियन सोशलिस्ट मूवमेंट के। इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल थिंकर रहे हैं किसके, इंडिया के सोशलिस्ट मूवमेंट के अंदर। इन्होंने इंडियन स्ट्रगल, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रहे थे, जितने मूवमेंट रहे थे, उसका भी पार्ट रहे थे। और ये किसके पार्ट, और ये की लीडर है किसके, सोशलिस्ट पॉलिटिकल सोशलिस्ट पार्टी के। ठीक है, इनको ये आइडियाज को समझने से पहले हमको इनकी लाइफ के बारे में जानना होगा, तो उनके बारे में जानते हैं। तो इनकी लाइफ की अगर हम बात करते हैं, तो लोहिया जी का जन्म 23 मार्च 1910 के अंदर हुआ था। कहाँ पे, अकबरपुर के अंदर। ये अकबरपुर कहाँ पे है, यूपी के अंदर। हाँ भाई यूपी वालों, कहाँ पे है, अकबरपुर। कहाँ पे, यूपी के अंदर। वहां पे किसका जन्म हुआ है, राम मनोहर लोहिया। और ये कौन है, कौन है ये, हमारे इंपॉर्टेंट लीडर है और ओरिजिनल थिंकर है किसके, इंडियन सोशलिस्ट मूवमेंट के। ठीक है, ध्यान अपना नींद में मत रखना मेरी तरह, आंखें खोल लो और दिमाग भी खोल लो, सुनना है बस मेरे को। तो राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च अकबरपुर यूपी के अंदर हुआ था। किसके अंदर, एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर। इनके पिताश्री का नाम था हीरालाल लोहिया, और वो भी क्या थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, और वो फॉलो करते थे किसको, महात्मा गांधी जी को। इनकी मम्मा का नाम था चंदा, जो कि बहुत, जब ये बहुत छोटे थे उसी टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी, मतलब इनकी मम्मा की डेथ हो गई थी। अर्ली इंटरेस्ट इन फ्रीडम मूवमेंट, मतलब स्टार्टिंग से इनका फ्रीडम मूवमेंट के अंदर इंटरेस्ट है। इनके पिताश्री कौन थे, फ्रीडम फाइटर थे। तो उसको देखते देखते ही इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट देख लिया था। 10 साल की उम्र में इन्होंने स्टूडेंट स्ट्राइक को लीड करा था। जब तिलक जी की डेथ हो गई थी, लोकमान्य तिलक जी की डेथ हो गई थी 1920 के अंदर। तो उस टाइम पे इन्होंने स्टूडेंट स्ट्राइक को लीड करा था 10 साल की उम्र में। ठीक है भाई, एजुकेशन की बात करते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। तो इन्होंने अपनी स्टडी बॉम्बे, बनारस, कोलकाता यहाँ से की है। पासिस मैट्रिकुलेशन इन 1925 फर्स्ट क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास से इन्होंने मैट्रिकुलेशन पास करा है। फिर इन्होंने अपनी बीए कंप्लीट करी है, कहाँ पे, विद्यासागर कॉलेज से, जो कि कलकत्ता के अंदर है। फिर ये जर्मनी पहुंच गए कब, 1929 के अंदर, जहाँ पे इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी थी किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। कौन से कॉलेज से, फ्रेडरिक विलियम्स यूनिवर्सिटी से। इनकी अपनी खुद की थीसिस है किसकी, सोल्ट टैक्सेशन इन इंडिया के अंदर, जो कि इंस्पायर है किससे, गांधी सोल्ट मार्च से। तो ये इनकी हो गई पढ़ाई लिखाई की बात। अब इनके करियर की बात करते हैं। तो ये इंडिया के अंदर आते हैं कब, कहाँ से लौट के आते हैं, जर्मनी से लौट के आए थे। कहाँ पे, इंडिया के अंदर कब, 1933 के अंदर। इंडिया के अंदर आने के बाद ये क्या करते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन करते हैं कब, 1934 के अंदर। मतलब 1 साल बाद ही क्या कर लेते हैं ये, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। इनके साथ और भी मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर थे, जैसे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और अशोक मेहता। सीएसपी का सिर्फ एक ही एम था, जो वर्किंग क्लास है उनकी हेल्प करना, पीसेंट की हेल्प करना, और प्रमोट करना इंडिया के अंदर क्या, सोशलिज्म। फिर बाद में ये क्विट इंडियन मूवमेंट का पार्ट बनते हैं, और उसकी वजह से इनको काफी बार जेल में भी जाना पड़ा था। ओके भाई, तो ये रहा इनका पॉलिटिकल करियर। जब भारत आजाद हो गया था उसके बाद इनका क्या करियर है, तो बाद में कांग्रेस को छोड़ देता है। जो अभी हमने देखा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसको लेफ्ट करके ये क्या करते हैं, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म करते हैं। ठीक है भाई, क्या करते हैं, प्रजा
सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म करते हैं। 1953 के अंदर जनरल सेक्रेटरी बनते हैं और ये अपनी खुद की नई सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म करते हैं 1955 के अंदर, और लोकसभा के अंदर ये इलेक्ट हो जाते हैं कब, 1963 के अंदर। इलेक्शन के बाद ये क्या करते हैं, यूनाइटेड अपोजिशन पार्टी बनाते हैं, किसके अगेंस्ट, कांग्रेस के अगेंस्ट, जहाँ पे बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ अच्छे से काम करते हैं, किसके अगेंस्ट, एज अ अपोजिशन पार्टी की तरह। लेकिन दुख भरी बात यह है कि 1967 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है न्यू दिल्ली के अंदर, और इन्होंने कभी अपनी शादी नहीं करी, इनकी कोई फैमिली नहीं थी, इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर या फिर इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है। क्यों, अपने आइडियाज से। इनकी राइटिंग की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़े थिंकर थे, एक बहुत बड़े राइटर थे, इन्होंने काफी बुक्स, आर्टिकल एंड पैम्पलेट्स लिखा है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक की बात कर लेते हैं, जैसे मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये बुक थी इनकी 1963 के अंदर पब्लिश हुई थी। द कास्ट सिस्टम, व्हील ऑफ हिस्ट्री एंड द गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन, जो कि 1960 के अंदर लिखी थी। और ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की मैगजीन होती थी उनको भी एडिट करते थे। ठीक है, इनके पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो ये मार्क्सिज्म और गांधीज्म से दोनों से इंस्पायर है, लेकिन इन्होंने फुली दोनों को फॉलो नहीं किया है। इन्होंने अपनी थिंकिंग खुद का अपना वे बनाया है, किसको लेकर, मार्क्सिज्म और सोशल गांधीज्म को लेकर। इन्होंने नॉन वायलेंस को काफी अपोज करते हैं, बोलते हैं कि हाँ नॉन वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी नीड पड़े तो हमको एक्शन लेना चाहिए। ये कैपिटलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट है और ब्रिटिश इंपेरियलिज्म के भी अगेंस्ट है। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये इन लोगों की राइट्स के लिए इन्होंने काफी लड़ाई करी है। लैंग्वेज और पॉलिटिक्स की बात करें तो मानते हैं कि लोगों को अब इतनी राइट्स मिलनी चाहिए कि वो अपनी लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज को क्या करते थे, अपोज करते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन के अंदर फुली हमको इंग्लिश के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। लोगों के पास अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी लैंग्वेज के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो ये हो गए किसके बारे में, राम मनोहर लोहिया के बारे में जानकारी। तो क्या क्या पढ़ा, पहले हमने उनके बारे में पढ़ा, उनकी लाइफ के बारे में जाना, देन उसके बाद उनके एजुकेशन के बारे में जाना, फिर उसके बाद उनके थॉट्स के बारे में जाना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। रीडिफाइन सोशलिज्म। अब लोहिया क्या करते हैं, लोहिया सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनका वो वाला सोशलिज्म नहीं था जो हमको यूएसएसआर या फिर वेस्ट के अंदर दिखता है। ठीक है, लोहिया बिलीव करते हैं कि मैं किसी आइडिया को एकदम फुल्ली ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता हूँ। मतलब मेरे को कोई ऐसा आइडिया नहीं लगता जिसको आंख बंद करके हमको विश्वास करना चाहिए। ये जर्मनी गए थे पढ़ने के लिए, पीएचडी करा था इकोनॉमिक्स के अंदर, अभी हमने एजुकेशन के अंदर पढ़ा था। तो वहां पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट इनको दिखता है सोशल डेमोक्रेसी के अंदर, काफी ज्यादा प्रभावित होता है किससे, सोशल डेमोक्रेसी से। ये इंडिया के अंदर आते हैं, फिर उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन करते हैं और वहां पे ये अपने खुद के वर्जन का सोशलिज्म फॉर्म करते हैं। ठीक है, इन्होंने कभी भी ट्रेडिशनल सोशलिज्म को फेवर नहीं करा है। मतलब ये मार्क्सिज्म से एग्री नहीं थे फुल्ली कि कार्ल मार्क्स के जो आइडिया है, जो कम्युनिज्म है, उसको वो फुल्ली एग्री कर रहे नहीं। इन्होंने कभी भी वायलेंस और डिक्टेटरशिप को सपोर्ट नहीं किया था, जबकि ये बिलीव करते थे जो गांधी का आइडिया है नॉन वायलेंस, अहिंसा का, और गांधी और मार्क्स के कुछ आइडिया को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो मेरा खुद का सोशलिज्म फॉर्म होता है। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग सोशलिज्म क्या है, अगर ये कार्ल मार्क्स के आइडिया को नहीं फेवर कर रहे हैं, वहां के सोशलिज्म को फेवर नहीं कर रहे, तो इनके अकॉर्डिंग सोशलिज्म क्या है। तो ये बोलते हैं कि देखो भाई, सोशलिज्म मतलब दो चीज क्या, पहला तो इक्वालिटी, हर किसी को इक्वली ट्रीट करो। आपकी सोसाइटी के अंदर हर कोई इक्वल है, हर कोई सेम है, तो ये एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, क्या है कि इक्वालिटी। दूसरा प्रोस्पेरिटी, सबको अच्छी लाइफ दो, सबके लिए अच्छी लाइफ दो, वो रिच हो पुअर हो सब मिलके रहे, आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर फोकस ना करो। ठीक है, ये सप्त क्रांति की बात करते हैं। सप्त क्रांति मतलब 7 रेवोल्यूशन जो आपके अपनी सोसाइटी में लेकर आना चाहिए। वो लोहिया जी बोलते हैं कि अगर आपको वर्ल्ड को अच्छा बनाना है तो उसके लिए आपको 60 बड़े आइडिया लेकर आने होंगे। अगर आपकी सोसाइटी के अंदर वायलेंस है तो उसके अगेंस्ट पीसफुली लड़ो। ठीक है, आपको वायलेंस का जवाब किसके अंदर देना है, पीस के अंदर देना है, शांति से देना है। सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक इक्वालिटी लेकर आनी है, कास्ट सिस्टम को एंड करना है, वुमेन को राइट देना है, और अपने देश को हमेशा इंडिपेंडेंट बना के रखना है। रेसिज्म नहीं करना है कि कलर के लेस पे तुम लोगों को इनइक्वालिटी कर रहे हो, उनके साथ भेदभाव कर रहे हो। बोलते नहीं, हर कोई इक्वल है, वो किसी भी कलर का हो, और लोगों के पास, हर एक इंसान के पास फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए, लोगों के पास सोचने का फ्रीडम होना चाहिए। तो ये सारे प्रिंसिपल दिए किसने, लोहिया जी ने, जिससे आप अपने वर्ल्ड को या अपनी सोसाइटी को बेटर बना सकते हो।
ठीक है। मेकिंग सोशलिज्म फिट फॉर इंडिया, इन्होंने एक ऐसा सोशलिज्म बनाया है जो इंडिया के ऊपर फिट करता है, ना कि वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर। लोहिया जी का मानना है कि जो सोशलिज्म है वो आया है कहाँ से, यूरोप से, तो मोस्टली वो यूरोप की प्रॉब्लम को ही सॉल्व करते हैं। लेकिन जो इंडिया का सोशलिज्म है वो हमको इंडिया की प्रॉब्लम को देखते हुए बनाना पड़ेगा। बोले कि हमको इंडिया का सोशलिज्म ऐसा बनाना है जो इंडिया की प्रॉब्लम को क्या करे, खत्म करे। तो उनका मानना है जो वेस्टर्न आइडियाज है जैसे कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, वो कभी भी इंडिया या फिर पुअर कंट्रीज के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं, तो उनको कॉपी पेस्ट मानने का कोई जरूरत नहीं है, वो काम नहीं करेगा। इन इंडिया स्टाइल ऑफ सोशलिज्म, तो इन्होंने क्या करा है, इंडिया के स्टाइल का सोशलिज्म बनाया। लोहिया चाहते थे एक ऐसा सोशलिज्म जो इंडिया के कल्चर को मैच करे, इंडिया की नीड्स को मैच करे, इंडिया की प्रॉब्लम को सोल्व करे। उन्होंने कभी कॉपी नहीं करा किसको, यूरोप को। उन्होंने एक नया तरीके का सोशलिज्म बनाया जो ध्यान देता है पॉवर्टी के ऊपर, कास्ट के ऊपर, जेंडर के ऊपर, इनइक्वालिटी के ऊपर और कॉर्नलिज्म के ऊपर। ठीक है, तो ये इन्होंने प्रॉब्लम्स को देखते हुए इंडिया के अंदर सोशलिज्म बनाया है। ठीक है, आगे चलते हैं सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। अब ये सोशलिस्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? लोग बिलीव करते हैं कि देखो, डेमोक्रेसी मतलब लोगों की सरकार, सोशलिज्म मतलब जहां पे हम सभी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म दोनों ही मिलकर काम करते हैं। वो कभी भी वायलेंस और डिक्टेटरशिप को फेवर नहीं करे। वो बिलीव करते हैं इक्वालिटी, फ्रीडम, नॉन वायलेंस के ऊपर। उन्होंने गांधी के पीसफुल आइडियाज और सोशलिस्ट के कुछ अच्छे आइडियाज जैसे फेयरनेस और जस्टिस को मिक्स करके अपना खुद का सोशलिज्म फॉर्म करा। अब लोहिया जी क्या करते हैं, एक स्लोगन देते हैं जहां पे उस पेड, प्रिजन और वोट की बात करते हैं। उनका अपना खुद का यूनिक स्लोगन था जिसको क्या बोलते हैं, स्पेड, प्रिजन और वोट। अब इसका क्या मतलब है जी? हर एक वर्ड का उन्होंने मतलब भी बताया। स्पेड मतलब हमको हार्ड वर्क करना है, हमको अपने देश के अंदर क्या करना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है। ठीक है, प्रिजन मतलब हमको पीसफुली क्या करना है, प्रोटेस्ट करना है। अगर हमको सत्य के लिए या फिर जस्टिस के लिए कभी जेल भी जाना पड़े तो हम जेल जाएंगे। वोट, इलेक्शन का यूज करना है और डेमोक्रेसी लेकर आनी है अपने देश के अंदर, और डेमोक्रेसी आपके देश के अंदर क्या करेगी, बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। तो ये इन्होंने अपना यूनिक स्लोगन दिया है किसके अंदर, अपना खुद का। पावर टू द पीपल, लोग ये बिलीव करते हैं कि जो रियल पावर होनी चाहिए वो लोगों के हाथ में होनी चाहिए, ना कि किसके हाथ में, सरकार के हाथ में। वो सपोर्ट करते हैं इलेक्शन को और पार्लियामेंट को, लेकिन बोलते हैं कि अगर कल को गवर्नमेंट ही, आपका पार्लियामेंट ही इनजस्ट हो जाता है तो लोगों के पास अधिकार होना चाहिए कि वो प्रोटेस्ट कर सके नॉन वायलेंट तरीके से। वो एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जहां पे सरकार लोगों की सुने और लोगों के लिए आंसरेबल हो। 4 पिलर बताए उन्होंने स्टेट का, उनका खुद का आइडिया हाउ कैसे कंट्री को रन कराना है। तो उन्होंने 4 पिलर बताए। पहले तो विलेज, डिस्ट्रिक्ट जिसको मंडल बोलते हैं, स्टेट जिसको प्रोविजन बोलते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हर एक पिलर जब मिलकर काम करेगा और यही पिलर क्या करेंगे, आपस में पावर शेयर करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी गवर्नमेंट अच्छे से काम करेगी, हर किसी की नीड्स को देखेगी, और इससे कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पूरी पावर नहीं होगी। तो यहीं से हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं व्यू ऑन कास्ट। लोहिया जी का कास्ट को लेकर क्या कहना है? लोहिया कभी भी कास्ट सिस्टम को अपोज फेवर नहीं करते हैं, वो स्ट्रांगली अगेंस्ट जाते हैं किसके, कास्ट सिस्टम के। उन्होंने अंबेडकर और प्रियार के साथ मिलकर काम करे, वो बिलीव करते हैं कि इंडिया के अंदर एक कास्ट सिस्टम को हटाना पड़ेगा। अगर हम कास्ट सिस्टम को नहीं हटाएंगे तो ट्रू सोशलिज्म इंडिया के अंदर कभी नहीं आएगा। अगर आप इंडिया के अंदर ट्रू सोशलिज्म लेकर आना चाहते हो तो उसके लिए हमको कास्ट सिस्टम को एंड करना पड़ेगा। इकोनॉमिक व्यू क्या है? तो ये बिलीव करते हैं कि जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है, छोटी छोटी इंडस्ट्री होती है, जो लोकल प्रोडक्शन होता है, ना कि बड़ी फैक्ट्रीज। ठीक है, वो बिलीव करते हैं कि सोशल मतलब छोटी इंडस्ट्रीज और लोकल प्रोडक्शन ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाओगे तो वो किसको हाथ में जाएंगी, अमीर लोगों के, वही रन कराएंगे। तो वो सपोर्ट करते हैं छोटी मशीन को, इससे काफी लोगों को जॉब मिलेगी, स्पेशली विलेज के लोगों को। तो उन्होंने कभी भी मतलब गांधी की विलेज इकोनॉमी को फुली फॉलो नहीं करा है, उन्होंने थोड़ा सा मॉडर्न होने की कोशिश करी है, प्रैक्टिकल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया है। इनका सोशलिज्म का जो ये आइडिया है, इसका क्या गोल है? तो इक्वालिटी और जस्टिस की बात करते हैं, गुड लाइफ की बात करते हैं कि हर किसी के लिए गुड लाइफ होना चाहिए। ये मेटल नीड और मॉरल वैल्यूज दोनों को बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। और मॉडर्न फार्मिंग और इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जहां पे आप लोगों को मेंटली और फिजिकली उनको ग्रो करने की बात कर रहे हो। ठीक है, इन्होंने डिसेंट्रलाइज पावर की बात करी। अभी हमने देखा कि इन्होंने 4 पिलर बताया किसका, स्टेट का, जहां पे विलेज और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट एंड सेंटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कॉमन पीपल भी यहाँ पे डिसीजन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी को कम करने की बात करते हैं जिससे हमारा कॉपरेशन ज्यादा रहेगा। ठीक है, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म दो साइड है,
किसकी? एक कॉइन की। बोले कि देखो कभी भी सोशलिज्म आपका डेमोक्रेसी के बिना नहीं चल सकता है। अगर आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है तो मतलब सोशलिज्म भी नहीं है। बोलते हैं कि गवर्नमेंट को हमेशा आंसरेबल रहना चाहिए, किसके लिए? लोगों के लिए। वो हमेशा जवाबदेही रहेगी। तो उन्होंने रिजेक्ट करा है किसके? कम्युनिज्म को, जो रिजेक्ट करा है कम्युनिज्म का, जो वेस्ट का था। बोले इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे लोगों से उनकी फ्रीडम, उनकी लिबर्टी छीन ली जाती है। आपने यूएसएसआर का हाल देखा होगा, जो 1991 के अंदर जो डिसइंटीग्रेट हुआ था, वो क्यों हुआ था? क्योंकि उनकी इंटरनल प्रॉब्लम थी, लोगों के पास फ्रीडम नहीं थी। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए इस चीज को फेवर नहीं करते। इनके लिए फ्रीडम और इक्वालिटी मतलब ट्रू डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। तो ये हुआ राम मनोहर लोहिया जी का चैप्टर। बहुत इजी था और बहुत ही इजी से इनके आइडियाज से पॉलिटिकल। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इंट्रो करने का है, फिर उसके बाद इनका रीडिफाइन सोशलिज्म और सोशलिज्म डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट इन्होंने बताई है उसको थोड़ा बहुत दिमाग में रखो। हो गया 20 नंबर का आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं को देखकर परेशानी तो बताने का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट। जय श्री राधे राधे।